गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए और सिक्योरिटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पीएमएलए के अंदर जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब जो है चेंजेस किए हैं कुछ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनको भी डाल दिया है कि अगर ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करते हैं जो कि पीएमएलए को वायलेट कर रही है तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इनको जो है लायबल बना दिया गया है। इनको वेरीफाई करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, या रूल्स को देखना पड़ेगा जब भी ये किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी भी क्लाइंट के साथ जाते हैं। तो अब इनको कॉन्फिडेंशियलिटी का भी क्लॉज जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई एजेंसी जैसे ईडी इनसे इन्फॉर्मेशन मांगती है तो इनको रिपोर्टिंग एंटिटी को जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा क्लाइंट को, उनको जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना होगा। अब जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है उनको डुबियस ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने में जो है इनको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को फैसिलिटेट करना होगा। अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो भी इसमें कंप्लिसिट हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जनवरी 2003 में लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए उसकी। अगर कोई प्रॉपर्टी बना रहा है उससे तो कॉन्फिस्केट करने के लिए, या कोई भी अगर इशू मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इंडिया में है तो उससे डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो सेक्शन 3 जो है वो इसका डील करता है कि कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी को असिस्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग करने में, तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन खुद भी उसमें इन्वॉल्व है और उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का वो बेनिफिशियरी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कई बार अमेंड भी किया गया है। बजट के अंदर ही जो है वो प्रोविज़न डाला जाता है और उसके अंदर उसको अमेंड कर दिया जाता है। अब अगर हम कुछ मेजर प्रोविजंस देखें तो बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज के ऊपर ऑब्लिगेशन आती है कि वो हर तरह की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें, रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, ताकि क्लाइंट्स के हर रिकॉर्ड को जो है वो नज़र रखी जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनको एम्पावर किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पीएमएलए के अंदर। पीएमएलए के अंदर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी बनाई गई है जो कि जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है इस पर्टिकुलर एक्ट में, और ये कंफर्म करती है कि क्या ये कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए आपको पता है ईडी के कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स, है ना। एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है कि अगर किसी के अगेंस्ट किसी पर्सन को अगर ईडी ने कोई एक्शन लिया गया है तो ऑफ कोर्स वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके इस इशू से रिलेटेड अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं इन ऑफेंसेस को सुनने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एम्पावर किया गया है कि वो बाहर की गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी जो है वो पीएमएलए के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए जो है वो एग्रीमेंट्स कर सकती हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस हैं, पर्सन को अरेस्ट किया जाता है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पर, जो कि एक एफआईआर की तरह होती है। उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए या उस अक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए जो है ग्राउंड्स बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर नहीं बताए भी जाते हैं रादर। और डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है। अभी भी देखा गया है कि जो अमेंडमेंट्स भी हमने कितनी कर ली है इस एक्ट में, फिर भी डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो अभी तक इस एक्ट से नहीं मिला है हमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मृदंगम। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेजेंडरी मृदंगम जो है प्लेयर, विद्वान कराईकुड़ी आर रानी जी जो हैं वो भी रिसेंटली उनकी जो है वो हेवनली बोर्ड के लिए डिपार्ट हो चुके हैं। तो मृदंगम क्या है? 2000 साल पुराना एक पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउथ इंडिया में बहुत यूज़ किया जाता है। पॉपुलर बायफेशियल ड्रम होता है कार्नेटिक म्यूज़िक का, और इसको साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में भी यूज़ किया जाता है। इसको मद्दल या मद्दलम भी कहा जाता है, और इसको जो है वो लैप में रख के इसको बजाया जाता है दोनों हाथों से, जो है फिंगर्स और हैंड से। एक इसी की तरह एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, पखावत भी जिसको कहते हैं, वो हिंदुस्तानी ट्रेडिशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है? एक ब्लॉक ऑफ वुड में से स्कूप आउट किया जाता है इसको, जैक वुड या फिर रेडवुड में से, और एक बैरल की शेप में ये होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इकोनॉमिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि सीबीडीसी प्लेटफॉर्म्स जो है वो सब्सटैंटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। तो सीबीडीसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करता है, और ये स्टेबल कॉइन्स की तरह जो है वो सिमिलर होते हैं थोड़े, ठीक है। कैसे? क्योंकि स्टेबल कॉइन्स में जो है आपको पता है कि वो किसी न किसी करेंसी के साथ पैक्ड होता है।
या किसी अंडरलाइंग असेट के साथ जो है वो पैक्ड होता है। वैसे ही जो CBDCs होते हैं ये सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्री की फिएट करेंसी, जैसे जो हमारे इंड में इंडियन रुपी है, उसके साथ इसको पैक किया जाता है। और बिजनेस को, कंज्यूमर्स को प्रिवेसी का ऑप्शन देता है ये। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम होती है, खासकर अगर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसी की नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए ज़्यादा कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। और ये जो डिजिटल करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो वाले रिस्क भी नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक खुद देख रहा होता है। स्टेबल कॉइन्स क्या हैं? इनको किसी ना किसी करेंसी के साथ पैक किया जाता है, या किसी और करेंसी के साथ, कमोडिटी के साथ, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। सबसे फेमस जो है वो ऑफकोर्स आपको पता होगा, स्टेबल कॉइन्स जो $US के साथ पैक्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुद्ध पूर्णिमा। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा जो है वो कंट्री में सेलिब्रेट की गई है, और बहुत ही एक यूनिक ओकेजन है। 130 साल बाद ऐसा ओकेजन आया कि बुद्ध पूर्णिमा के जो है वो टाइम पर लूनर एक्लिप्स भी हुआ है। तो बुद्ध पूर्णिमा रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है, जब गौतम बुद्ध जो है वो बॉर्न हुए थे, और इसी दिन उनको निर्वाण भी मिला था। तो मतलब जिस दिन जो है वो बर्थ हुआ उनका, लाइफ में आने वाले टाइम में कोइंसिडेंटली उसी दिन ही उनको जो है वो निर्वाण भी मिला, लिबरेट हुए वो। तो इनको जो है, इनका बर्थ एज प्रिंस सिद्धार्थ गौतम हुआ था, फुल मून डे पर ही, लुम्बिनी में, नेपाल में। नाइन्थ अवतार, हिंदुज़म में हम नाइन्थ अवतार हम ऑफ लॉर्ड विष्णु मानते हैं इनको। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को वैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख भी कहा जाता है। तो ये जो दिन है, ये बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए बहुत ही ऑस्पेशियस डे होता है, और इसको एज अ मेजर फेस्टिवल बहुत सारी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के, उन्होंने एक शिपमेंट जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से जो है वो फ्लैग ऑफ की है, और सितवे पोर्ट तक ये शिपमेंट जाने वाली है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट है बेसिकली, और अकेला रिवरेन मेजर पोर्ट है इंडिया में, और ये लगभग 203 किलोमीटर फ्रॉम द सी है। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में इसको बनाया था, और ये एक फ्रेश वाटर पोर्ट है, कोई इसमें सैलिनिटी की वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे? इंडियन पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे, एकेडमिशियन थे। जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट में पहले जो है वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। बाद में उनके जो है डिफरेंसेस एमर्ज हुए नेहरू गवर्नमेंट से, और फिर उन्होंने भारतीय जनसंघ जो है वो 1951 में बनाया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिलेट्स एंड श्री अन्न। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो मिलेट्स इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है CAPF और NDRF की जो है पर्सोनल की डाइट में। तो ये डिसीजन जो है लिया गया है कि 30% मिलेट्स जो है वो मील में यूज़ की जाएंगी, और इवन जो है मिलेट्स बेस्ड मेन्यू भी जो है वो बनाया जाएगा। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार ग्रोसरी शॉप्स पर भी जो है वो मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और कुक्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो मिलेट्स बेस्ड डिशेज़ बना सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। 2023 को जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर जो है यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। और ये प्रपोजल एक्चुअली में इंडिया ने रखा था FAO में, और उस प्रपोजल को जो है वो अप्रूव किया गया, और फिर UNGA ने जो है वो इसको एक तरह से अप्रूव जो है वो आगे इंडोर्स किया, और इसको 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया। अब मिलेट्स आपके गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं, इनका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत लो होता है। डाइटरी फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स से जो है वो रिच होता है, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस सब इसमें आपको मिलेगा। और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने श्री अन्न नाम से जो है वो फेमस करने को कहा है। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ग्लोबल प्रोडक्शन, एफिशिएंट प्रोसेसिंग और बेटर क्रॉप रोटेशन के लिए जो है वो एक तरह से प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो 2023 को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Prevention of Money Laundering Act. This topic is important for your governance and security topics both. So Union Finance Ministry has recently notified changes to the Prevention of Money Laundering Act, and they have brought within its ambit the transactions which are facilitated by chartered accountants, company secretaries, etc. So these chartered accountants, etc., they have to ensure that their clients who are setting up a company, buying property, or conducting any financial transactions,
if these CAs are conducting it on their behalf, then they will now be covered under PMLA also. They will now be liable under PMLA also. So they would have to comply with the verification of identity rules of the PMLA before undertaking any such transaction. They, in case of any in case the ED wants to inquire, then they will have to ensure confidentiality of information, and they will have to adhere to the strictest possible professional standards. So they would be they would be expected to aid investigative agencies in the probe against those dubious transactions which are being probed for PMLA. Okay, what is PMLA? It was enacted in January 2003 to combat money laundering in India. It has three main objectives: prevention and control of money laundering, confiscation and seizing of the property which is derived from money laundering, and to deal with any issue connected with money laundering in India. So, as per Section 3, whosoever directly or indirectly indulges or knowingly assists or knowingly assists a party in conducting money laundering in India would be considered as being a beneficiary of it. So for that purpose, they could be prosecuted under PMLA. So under that provisions only, CA and CS have already have been now brought under the ambit of PMLA also. So several amendments have gone through this this particular act. So what are the major provisions of this act? So it prescribes obligations on banking companies, financial institutions, and intermediaries to verify the transactions and maintain the records of identity of all its clients. So it also empowers the Directorate of Enforcement, that is the ED, to carry out investigations. It also sets up adjudicating authority to exercise jurisdiction, power, and authority to for confiscation of attached properties. It also sets up an appellate tribunal so that appeals can be heard against the orders of the adjudicating authority, and special courts of ED have also been set up under the country for trying the offences which are punishable under this act. It also allows the central government to enter into agreement with other governments or governments of other countries so that provisions of PMLA can be strictly enforced in the country. So what are the criticisms of this act? Of course, the bail conditions are very stringent. People can be arrested by ED and they need not communicate all the grounds of arrest also. There are very broad definitions of money laundering, and critics have said that despite such stringent conditions and amendments, it has not yielded the desired results because the conviction rate remains below the acquittal rate. Okay, so the next topic is Mridangam. This topic is important for our art and culture section. Legendary Mridangam Vidwan Karaikudi R. Rani has recently died due to age-related issues. So, what is Mridangam? It is one of the oldest traditional instruments used in India since 2000 years ago. So it is a popular bifacial drum of Carnatic music, and it is also used as an accompaniment in South Indian classical music. So it is also known by the name of Maddal or Maddalam. So it is held across the lap and played on both hands. It is a similar instrument called Pakhavaj is also played in the Hindustani tradition of North India. And what is the making processes of it? So it is made out by scooping the mridangam out of a single block of wood. Generally, jackwood or redwood is used as an ideal choice for mridangam makers, and it is shaped like a barrel. So the next topic is central bank digital currency. This topic is important for our economy section. RBI Deputy Governor has recently said that CBDC platforms could bring about a substantive change in the sphere of cross-border payments. So CBDCs, you know that they are form of digital currencies which are issued by this country's central bank, and they are similar to stable coins because stable coins are also pegged to a certain commodity or a currency. CBDCs are pegged to the country's fiat currency, and their value is basically fixed by the central government. So it provides a privacy, transferability, convenience to the businesses and consumers, and it also decreases the cost of maintenance of the in the complex financial system. So it also of course the cross border transaction cost would also be reduced with this CBDCs, and
it will these also reduce the risk associated with using digital currencies, because otherwise these cryptocurrencies, they do not have any they are not deriving any value from an underlying asset. Okay, so if we look at stable coins, of course they are any form of cryptocurrency which is pegged to another currency, commodity, or a financial instrument. The most famous one, of course, is the stable coin which is pegged to US dollar. So the next topic is Buddha Purnima. This topic is again important for your art and culture section. Buddha Purnima has been celebrated recently, and it marks the day when Gautam Buddha was born, and also the day when he attained nirvana under the Mahabodhi tree in Bodh Gaya. So he was born as Prince Siddharth Gautam on full moon day. He is in Hinduism, he is considered as the ninth avatar of Lord Vishnu, and his birth anniversary is also known as Vaisakhi Buddha Purnima or Vesak. And this day is commemorated by Buddhists and Hindus all over the world, and it's a major festival in many parts of the world. So the next topic is Shyama Prasad Mukherjee Port. This topic is important for your economy section. Minister of State for Ports, Shipping and Waterways has recently inaugurated the shipment from Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata to operationalize the Sitwe Port in Myanmar. So Port of Kolkata is known as basically the Shyama Prasad Mukherjee Port Trust, and it is of course being run by Shyama Prasad Mukherjee Port Trust, and it is the only riverine major port of India, which is about 203 kilometers from the sea. It is the oldest operating port in India, and it was constructed during the British era in 1870. So it is a freshwater port, and there is no variation salinity because it is of course uh, it is all built on Hooghly River. So what is Shyama Prasad Mukherjee? Who is Shyama Prasad Mukherjee ji? So he was an Indian politician, barrister, and academician. He served as the Minister of Industry and Supply in Nehru-led government, and he, because of difference of opinion with the Nehru ji-led government, he founded the Bharatiya Jansangh in 1951. So the next topic is millets and Shri Ann. This topic is important for your environment and governance topics both. Ministry of Home Affairs has recently decided to introduce millets, which is that is the Shri Ann, in meals of personnel of CAPF and NDRF. So 30% millets will be introduced in the meals, and ministry has also asked the forces to take action for introduction of millets-based menu. These millets would also be made available in Kendriya Police Kalyan Bhandar and grocery shops. So training of cooks in preparing these millets-based dishes will also be organized. So what is International Year of Millets? Because we are celebrating this 2023 as International Year of Millets, that's why government is pushing these millets into the diet of Indians. So you know that because India initiated this proposal to the Food and Agriculture Organization, and it was approved by FAO, and then it was sent to UNGA for final approval. UNGA has also approved it. So that's why United Nations declared 2023 as International Year of Millets. So millets are a very good source of protein. They are gluten free, they are rich in dietary fiber and micronutrients including calcium, iron, phosphorus, and PM Modi has promoted these millets as Shri Anna. Okay, so using the opportunities of International Year of Millets, India is increasing its global production. It is focusing on increasing its global production, efficient processing, and better use of crop rotation, so that millets can become a major component of our food basket. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.